पुराने जमाने वाले ससुराल में नए जमाने की बहू की छठ पूजा। दोपहर का समय होता है। कॉलेज कैंटीन में भीड़ लगी होती है, सारे हंस बोल रहे होते हैं। तभी अचानक राघव अपने दोस्तों के साथ अंदर आता है। हाथ में एक लाल गुलाब और एक छोटा सा रिंग बॉक्स होता है। आ गया हमारा हीरो, आज तो होगा बहुत कुछ बड़ा। सारे लड़के तालियां बजाने लगते हैं। लड़कियां भी हंसते हुए उत्सुकता से देख रही होती हैं। मीरा अपने दोस्तों के साथ बैठी फ्रूट जूस पी रही होती है। जैसे उसकी नजर राघव पर पड़ती है वो थोड़ा घबरा जाती है। ये क्या करने वाला है अब? राघव सीधा उसके टेबल की तरफ जाता है, सबके सामने एक घुटने पर बैठ जाता है। पूरी कैंटीन ओ की आवाज से गूंज जाती है। मीरा, जब से तुम्हें देखा है ना, जिंदगी में पहली बार लगा कि किसी का साथ इतना जरूरी है जितना सांस लेना। आज सबके सामने बोलना चाहता हूं, क्या तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनोगी? विल यू मैरी मी? पूरा कैंटीन तालियों और होटिंग से भर जाता है। कोई चिल्लाता है हाँ बोलो हाँ बोलो, कोई कहता है वाह राघव भाई वाह, कमाल कर दिया। राघव तुम पागल हो, सबके सामने ही बोल दिया। वो धीरे से सिर झुकाकर मुस्कुरा देती है और हाँ में सिर हिला देती है। राघव उठकर उसे गुलाब देता है। सब लोग फिर से चीयर्स करते हैं। वाह वाह, कैंटीन, कपल, फॉरएवर, ये सब कहते हैं। अरे अब तो पार्टी बनती है भाई। थोड़ी देर बाद दोनों एक कोने की टेबल पर बैठ जाते हैं और दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। अब मैं तुम्हें फाइनली प्रपोज कर चुका हूं। अब अगला कदम तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी कितना मजा आएगा ना जब हमारी डेटिंग लाइफ के बाद शादीशुदा लाइफ शुरू होगी। सोचो, अब हर दिन तुम्हारे साथ झगड़ना फिर मनाना। और रोज सुबह तुम्हें कॉलेज ले जाने की जगह ऑफिस ड्रॉप करूंगा, फिर शाम को वही कॉफी डेट, बस मिसेस मीरा राघव के नाम से। ओहो, पहले घर वालों से हाँ करवाओ मिस्टर ड्रीम बॉय, फिर ये सब ड्रीम्स करना। दोनों हंसते हैं। कुछ दिनों बाद राघव और मीरा की शादी हो जाती है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। राघव और मीरा घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं। मीरा ने लाल बनारसी साड़ी पहन रखी होती है। चेहरा हल्का घूंघट में छिपा होता है। आओ बेटा, गृह प्रवेश करो, कलश पर पैर लगाओ। मीरा चावल से भरा कलश धीरे धीरे पैर से गिराती है और घर में दाईं पैर से कदम रखती है। बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस घूंघट को थोड़ा नीचे करो। यहाँ हमारी रीति में बहुएं ऐसे ही रहती हैं। मम्मी जी, मीरा अभी नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। मीरा सिर झुकाकर घूंघट थोड़ा और नीचे कर लेती है, फिर सबके सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने लगती है। सास बीच में रोक देती है और कहती है, नहीं नहीं बहू, ऐसे नहीं, हर बड़े बूढ़े के पैर छुए जाते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ने से नहीं होता। मीरा बिना कुछ कहे हर एक सदस्य के पैर छूने लगती है। पीछे खड़ी विधवा जेठानी प्रियंका सफेद सूती साड़ी पहने हुए मीरा को देखती रहती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। मीरा जब ऊपर देखती है तो जेठानी को मुस्कुराते हुए देखती है और मीरा भी उसे स्माइल पास करती है। अगले दिन घर में कुर्सियां और सोफे सजे होते हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार आए होते हैं। मीरा ऊपर से नीचे तक तैयार होती है। हल्की पिंक साड़ी, जूड़ा में गजरा, माथे पर सिंदूर और कानों में झुमके पहने होती है। मीरा सोफे पर मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। सभी औरतें उसे निहार रही होती हैं। अरे वाह, राघव की बहू तो किसी फिल्म की हीरोइन लग रही है। बिल्कुल, देखो कितनी गोरी चिट्टी और नखरे वाली लग रही है। तभी सास आती है और वो मीरा को ऊपर से नीचे तक देखती है। बेटा, तुम्हारे सिर पर पल्लू क्यों नहीं है? मम्मी जी, मैंने सोचा कल पूरी रात शादी में सिर ढककर थी तो आज अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाकर बैठ जाऊं। नहीं बेटा, हमारे घर में सर से पल्लू उतरता नहीं है। ये चीज हमारी परंपरा है। यहाँ तक कि मैं भी आज तक अपने सर से पल्लू नहीं हटाती। मीरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ठीक है मम्मी जी, मैं अभी रख लेती हूँ। अब धीरे से अपना पल्लू सिर पर रख लेती है। सास मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। पड़ोस की औरतें उसे देख रही होती हैं। मीरा की नजर अचानक पीछे खड़ी प्रियंका पर जाती है, जो एक कोने में खड़ी होती है। मीरा उसे मुस्कुराकर हाथ से पास आने का इशारा करती है, लेकिन जेठानी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देती है और हाथ हिलाकर मना कर देती है। पता नहीं दीदी, इतनी अलग अलग क्यों रहती हैं? जैसे खुद को सबसे दूर रखना ही उनका हिस्सा बन गया हो। अगले दिन मीरा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही होती है। उसकी नजर फिर से अपनी जेठानी प्रियंका पर जाती है, जो बिल्कुल चुपचाप सफेद साड़ी में बिना आवाज किए इधर उधर काम कर रही होती है। प्रियंका सबके बीच रहकर भी एक दूरी बनाए रखती है, न हंसती है न किसी से बात करती है। खाना भी सबके बाद खाती है और पूजा के समय हमेशा थोड़ा पीछे खड़ी रहती है। पता नहीं दीदी इतनी अलग अलग क्यों रहती हैं। घर के बाकी सब तो बात करते हैं, हंसते हैं, लेकिन ये हमेशा चुप।
मीरा उन्हें रोज नोटिस करती है, कैसे वो अपनी चप्पलें दरवाजे के बाहर उतार देती है, कैसे वो अकेले आंगन में बैठकर कुछ लिखती रहती है। एक दिन मीरा पानी लेने के लिए बाहर निकलती है और देखती है कि प्रियंका बिना चप्पलों के बाथरूम की ओर जा रही होती है। हे भगवान, ये बिना चप्पल के क्यों जा रही हैं? सब लोग इन्हें इतना अलग क्यों रखते हैं? इसमें दीदी की क्या गलती है? मीरा रसोई से लौट रही होती है कि तभी उसे एक कमरे में हल्के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो प्रियंका का कमरा धीरे से खोलकर देखती है। वो जमीन पर बैठी होती है। सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें वो अपने पति के साथ मुस्कुरा रही थी। आंखों से आंसू लगातार गिर रहे होते हैं। मीरा थोड़ी देर उन्हें चुपचाप देखती रहती है, फिर धीरे से कमरे में जाती है और उनके पास बैठ जाती है। दीदी, कितने साल हो गए इस हादसे को? प्रियंका फोटो को सहलाती और फीकी मुस्कान लाकर जवाब देती है। 2-3 साल हो गए। एक कार एक्सीडेंट में चले गए थे। वो सुबह ऑफिस निकले थे, फिर कभी लौटे ही नहीं। मीरा की आंखें भी नम हो जाती हैं। लेकिन दीदी, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी। फिर घर वाले आपको ऐसे क्यों रखते हैं? आप हर चीज में अलग खड़ी रहती हैं, कहीं शामिल भी नहीं होती। मम्मी जी कहती हैं थोड़ा अलग रहे बेटा, वरना शुभ काम में कुछ अपशकुन न हो जाए। उन्हें लगता है मेरे साये से भी कोई काम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को दूर रखती हूँ। मीरा को यह सुनकर अंदर तक झटका लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, ये बहुत गलत बात है। इंसान की किस्मत किसी के साथ घटती है, लेकिन सजा उसे क्यों दी जाती है जिसने कुछ किया ही नहीं? प्रियंका बस चुप रह जाती है। मीरा धीरे से उनका हाथ पकड़ती है। अब मैं हूं ना दीदी, अब आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। देखना, मैं सब ठीक करूंगी। अगले दिन घर में बड़े बेटे की शांति की पूजा खत्म होती है और मीरा दूध उबाल रही होती है। तभी उसकी नजर प्रियंका पर पड़ती है। वो हमेशा की तरह सफेद साड़ी में होती है, सिर झुकाए रसोई की ओर बढ़ रही थी। प्रियंका के हाथ में लोटा होता है। चेहरे पर शांति और थकान दोनों दिखते हैं। जैसे वो रसोई के दरवाजे तक पहुंचती है, सास पीछे से आवाज देती है। प्रियंका, रुक जा। रसोई में जाने से पहले सुन ले, आज सफेद कपड़े ही पहनकर जाना। कोई रंगीन कपड़ा पहनकर अंदर मत जाना। शुभ रसोई में तेरे रंगों की मनाही है। प्रियंका कुछ नहीं कहती, बस सिर झुकाकर जी मम्मी जी कहती है और वापस अपने कमरे की ओर मुड़ने लगती है। तभी सामने से मीरा आती है। उसके हाथ में एक पिंक सूट होता है। दीदी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये देखिए, पिंक कलर का सूट है। कल ही लिया था मार्केट से। आप इसे पहनकर देखिए, आप इस कलर में बहुत प्यारी लगेंगी। प्रियंका के होठों पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन वो कुछ कहने ही वाली होती है कि पीछे से सास आवाज लगाती है। मीरा, तुझे कितनी बार कहा है कि पुराने घर की परंपराओं में अपनी टांग मत अड़ा। ये हमारी रीति है, सालों से चली आ रही है। जो एक बार विधवा हो जाए वो अब रंगीन कपड़े नहीं पहनती। ये बात तेरी समझ से बाहर है। मम्मी जी, किसी के जाने से इंसान के जीवन के रंग तो नहीं छीन सकते ना। दीदी की गलती क्या है? वो हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हम सब उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सारी गलती उन्हीं की हो। अरे वाह, ये कल की आई लड़की हमें सिखाएगी अब कि घर कैसे चलाना है और कौन क्या पहनेगा। हमारी जो परंपरा है वो हम ऐसे ही निभाते हैं, और तू अब अपने आधुनिक दिमाग से यहाँ का माहौल बिगाड़ेगी। मम्मी जी, परंपरा अगर किसी को जीने से रोक दे तो वो परंपरा नहीं, सजा बन जाती है। अगर भगवान ने रंग बनाए हैं तो क्या वो सिर्फ खुशहाल लोगों के लिए है? दीदी के जीवन से रंग छीन लेने से क्या उनके दुख कम हो जाएंगे? प्रियंका की आंखें भर आती हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके लिए खुलकर बात की होती है। सास मीरा को गुस्से से देखती है, फिर वहां से चली जाती है। बहुत जुबान चलने लगी है इस बहू की, देखना एक दिन सबक सिखाऊंगी। मीरा, तूने जो आज कहा वो शायद किसी ने आज तक मेरे लिए नहीं कहा, पर ध्यान रखना, मम्मी जी से बहस करने वाले को ये घर आसानी से माफ नहीं करता। दीदी, अगर सच के लिए खड़ा होना गुनाह है तो मैं बार बार ये गुनाह करूंगी। प्रियंका की आंखों से आंसू गिरते हैं और मीरा उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराती है। अगले दिन मीरा अपने परिवार के साथ अपनी कॉलेज फ्रेंड रिया की बर्थडे पार्टी में जाती है। घर मॉडर्न डेकोरेशन से सजा होता है, रंग बिरंगी लाइटें, डीजे म्यूजिक और लोगों की भीड़ होती है। मीरा ने पिंक गाउन पहना होता है और प्रियंका साधारण सफेद सूती साड़ी में चुपचाप खड़ी होती है। बाकी परिवार भी उनके साथ होता है। मीरा कुछ दोस्तों से बात कर रही होती है कि तभी रिया के कुछ दोस्त आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अरे, वो सफेद साड़ी वाली कौन है जो पीछे खड़ी है? लगता है काम वाली है। मीरा तो अब बहुत बड़ी फैमिलीज में शादी कर चुकी है, शायद उसे साथ ले आई हो। बाकी सब हंसने लगते हैं। सास सब सुन लेती है और गुस्से से कहती है,
ये मेरी बड़ी बहू है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसा कहने की? वो बेचारी, वो बहू जैसा रख क्यों नहीं रखा? एक पहनावा कैसा है और एक का कैसा? सास उल्टा जवाब नहीं दे पाती। तभी मीरा की नजर उन पर पड़ती है और वो गुस्से से आगे बढ़ती है। बस जरा अपनी जबान संभाल कर बात करो। वो मेरी जेठानी है और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उन्हें कामवाली कहने की? पार्टी में एकदम सन्नाटा छा जाता है, सब लोग चुप हो जाते हैं। अरे मीरा, वो लोग तो बस मजाक कर रही थी। ऐसी मजाक में किसी का सम्मान नहीं उड़ाया जाता। ये औरत मेरे घर की सबसे इज्जतदार सदस्य है, जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी। अगर तुम लोगों को दूसरों के कपड़े देखकर उनकी हैसियत तय करनी है तो ऐसी पार्टी में मेरा रहना ठीक नहीं। मीरा गुस्से से बैग उठाती है और अपने परिवार को लेकर घर चली जाती है। चलो दीदी, हम घर चलते हैं। जहाँ इज्जत न मिले वहाँ रहना बेइज्जती है। सब लोग पार्टी से चले जाते हैं। अगले दिन दिवाली की शाम होती है। पूरा घर दियों और झालरों से जगमगा रहा होता है। बच्चे फुलझड़ियां जला रहे होते हैं, महिलाएं साड़ी में सजी होती हैं। सब मिलकर पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन मीरा की नजर बार बार कमरे की ओर जाती है जहां प्रियंका उसे नहीं दिखती है। दीदी कहाँ है? सब तैयार है लेकिन वो अभी तक नहीं आई। वो प्रियंका के कमरे की ओर जाती है। दरवाजा आधा खुला होता है, अंदर अंधेरा होता है और मीरा धीरे से अंदर जाती है और लाइट्स ऑन करती है। कैसी है दीदी? नीचे क्यों नहीं आई? सब लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ बैठी हो अकेले। प्रियंका चुपचाप खिड़की के पास बैठी होती है। हाथ में अपने पति की पुरानी फोटो होती है, चेहरे पर उदासी होती है। मीरा, मैं नहीं आऊंगी। हर साल ऐसे ही कमरे में बैठती हूँ। मम्मी जी कहती है तू बाहर मत जाना, नहीं तो शुभ काम में कुछ हो जाएगा। दीदी लेकिन दिवाली सबकी होती है, जो चले गए उनके लिए भी और जो बाकी है उनके लिए भी। मीरा, जब मेरी जिंदगी का दिया ही बुझ गया तो अपने कमरे में दिया जलाकर क्या करूंगी? मीरा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर उठकर बाहर जाती है। थोड़ी देर बाद वापस आती है, हाथ में 4 दिए और एक रंगीन लहंगा लाती है। दीदी आज आप भी अपना दिया जलाइए और ये लहंगा पहन लीजिए। सफेद साड़ी नहीं, आज रंग चाहिए। मीरा, अगर मम्मी जी ने देख लिया तो सबका त्योहार खराब हो जाएगा। तो मैं कह दूंगी आज अंधेरे से उजाला जीत गया है। मीरा प्रियंका को लहंगा पहनने में मदद करती है। प्रियंका पहली बार मुस्कुराती है। मीरा उन्हें लेकर बाहर आती है। सब लोग चौंक जाते हैं। प्रियंका गुलाबी लहंगे में सजी और हाथों में दिया लिए खड़ी होती है। आज हमारे घर की दिवाली पूरी हुई है क्योंकि आज दीदी ने भी अपना दिया जलाया है। बाकी सब धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन सास का चेहरा गुस्से से भर जाता है। जब से ये कल की आई लड़की घर में आई है तब से सब परंपराएं उलट गई हैं। हर बात में अपना हुक्म चलाना चाहती है। अगर इतनी ही आजादी चाहिए तो अलग क्यों नहीं रह लेते हैं ये दोनों। मीरा उनकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहती। अगले दिन घर के ड्राइंग रूम में राघव और ससुर आराम से बैठे चाय पी रहे होते हैं। सास गुस्से में आती है। बेटा राघव, अब तो तुझे अपनी बहू को समझाना ही पड़ेगा। दिन ब दिन उसकी हदें बढ़ती ही जा रही हैं। हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या उसके लिए? मम्मी आप थोड़ा ठहरिए, आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? तू पूछ रहा है क्या हुआ? सुबह रसोई में तेरी बहू ने फिर से प्रियंका के कमरे में जाकर उसे रंगीन कपड़े पहनने को कह दिया। मैंने साफ मना किया था कि शुभ काम में वो अलग रहे, लेकिन नहीं, तेरी बहू को तो सारे नियम तोड़ने हैं। मम्मी उसने कोई बुरा नहीं किया, वो बस इंसानियत निभा रही है। उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे किसी का अपमान हो। तू क्या जाने परंपराएं, ये सब घर की रीत है बेटा, जो सालों से चलती आ रही है और अब एक मॉडर्न लड़की के आते ही सब बदल जाएगा। मम्मी परंपरा तब तक ही अच्छी लगती है जब वो किसी का दिल न दुखाए। मीरा ने बस वही किया जो सही था। वो उन औरतों में से नहीं है जो गलत देखकर चुप बैठ जाए। वो गलत को गलत ही कहेगी और मुझे उस पर गर्व है। हाँ, अब तो तू भी उसी की बातें दोहराने लगा है। बहू ने जादू कर दिया है तुझ पर। ससुर जी जब तक चुप बैठे होते हैं धीरे से कप रखकर बीच में बोलते हैं। देखो, जो कुछ तुम कह रही हो उसमें कुछ बात है, पर जो राघव कह रहा है वो भी गलत नहीं है। समय के साथ बदलना जरूरी है। हमें अपनी परंपराओं पर गर्व है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि वक्त वही अब नहीं रहा। अब आप भी उसकी तरफदारी करने लगे हैं? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मीरा ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे घर की इज्जत पर दाग लगे। उल्टा उसने तो प्रियंका के चेहरे पर दोबारा मुस्कान लाई है। और एक बात कहूँ, अब मुझे खुद पर शर्म आती है कि हम सबने बड़ी बहू प्रियंका के साथ कैसा व्यवहार किया था। ओहो, हमने ऐसा भी क्या अत्याचार कर दिया? बस वही किया जो समाज में होता आया है। मम्मी यही तो समस्या है, जो समाज में होता आया है वो हमेशा सही नहीं होता। पापा सही कह रहे हैं, कुछ बदलाव जरूरी है। सास गुस्से में अपनी चप्पल की आवाज जोर से करती हुई उठती है।
तुम दोनों की आंखों पर तो उस मीरा की पट्टी बंदी है। अब तुम दोनों से बात करना ही बेकार है। सास मुंह फेरकर गुस्से में कमरे से निकल जाती है। राघव और ससुर एक दूसरे को देखते हैं। अगले दिन मीरा नीले रंग की साड़ी में हल्के गहनों के साथ तैयार खड़ी होती है। हाथ में भाई दूज के गिफ्ट्स और मिठाई का डिब्बा होता है। तभी वो देखती है कि जेठानी प्रियंका सफेद सूट पहनकर चोटी बनाई सिर झुकाई घर से निकल रही होती है। दीदी रुकिए ना, कहाँ जा रही हैं आप? घर जा रही हूँ मीरा, भाई दूज है ना। पर दीदी आप ऐसे कपड़ों में क्यों जा रही हैं? आज तो भाई बहन का त्योहार है, अपने भाइयों के सामने सुंदर दिखना चाहिए ना। वो भी तो आपको अच्छे से देखना चाहते होंगे। सास पीछे से आती है, चेहरे पर सख्ती से कहती है, मीरा इसे छोड़ दे। ये हर साल ऐसे ही जाती है सफेद कपड़ों में, सादगी से। यही ठीक है इसके लिए। लेकिन मम्मी जी, त्योहारों में रंग और खुशियां होती हैं, सफेदी में नहीं। मीरा रहने दो, जैसा हर बार होता है वैसे ही रहने दो। मम्मी जी मुझसे नाराज होंगी, उनकी नाराजगी तुम झेल सकती हो, मैं नहीं। दीदी कभी कभी अपना स्टैंड लेने पर कुछ लोग नाराज होते हैं, पर बाद में वही लोग मान भी जाते हैं। आप डर क्यों रही हैं? मैं आपके साथ हूँ ना। कोई बात नहीं मीरा, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। चलो अब तुम जाओ, तुम्हारे घर का मुहूर्त निकल रहा होगा। मीरा प्रियंका को देखती है। अगले दिन सुबह सुबह पूरा घर रोशनी और सजावट से भरा होता है। सभी लोग पारंपरिक बिहारी कपड़ों में तैयार होते हैं। औरतें सिर पर फल की टोकरी लिए तैयार होती हैं। मीरा चारों ओर देखती है, उसे प्रियंका कहीं नजर नहीं आती। मम्मी जी, दीदी कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी। वैसे भी उन्हें इस पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वो गई तो अपशगुन हो जाएगा। मीरा प्रियंका के कमरे में जाती है। प्रियंका बेड पर पड़ी अपनी छठ की साड़ी को देख रही होती है। जैसे ही उसे गेट खुलने की आवाज आती है, वो साड़ी छुपा लेती है। दीदी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बाहर सब लोग छठ की तैयारी कर रहे हैं, आप भी चलिए ना। ये माँ सूर्य की पूजा है, सबका त्योहार है। मीरा, हर साल ऐसे ही मैं करती हूँ। अगर मैं बाहर गई तो अपशगुन हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कुछ गलत हो और तुम जाओ। तुम्हारी पहली छठ है, खूब एंजॉय करना। मम्मी जी के डर से हम अपने जीवन के रंग मिटा नहीं सकते दीदी। अपशगुन इंसान नहीं होता, वो सोच होती है जो हमें तोड़ती है। तभी सास कमरे में आती है, आवाज ऊंची में कहती है, मीरा, तुझे कितनी बार कहा है कि पुरानी बातों में दखल मत दिया कर। ये वहां नहीं जाएगी बस। मम्मी जी, आप कब तक कैसे कहती रहेंगी? किसी की मौत में किसी का क्या दोष? आप दीदी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सारी गलती उनकी हो। पूरा घर अब मीरा की आवाज सुनने लगता है। अगर ऐसी परंपरा में इंसान के जिंदा रहने की सजा है तो मैं भी ऐसी परंपरा नहीं मानती। अगर दीदी अपशगुन कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। वो अपने गहने उतार कर नीचे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सब लोग उसके पीछे आते हैं। मीरा, क्या कह रही है तू? तेरी पहली छठ पूजा है, ये पवित्र दिन है, तुझे हमारे साथ चलना होगा। पवित्रता दिल से होती है मम्मी जी, कपड़ों या नियमों से नहीं। अगर दीदी वहां नहीं जा सकती तो मैं भी नहीं जाऊंगी। प्रियंका की आंखें भर जाती हैं। वो कांपते हुए खड़ी होती है और कहती है, मम्मी जी, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है। सोचा था यही मेरा धर्म है, पर मीरा सही कह रही है। मेरे पति की मौत में मेरा क्या दोष था? मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती थी जितना आप सब करते थे। फिर क्यों मुझे सजा मिली? आप लोगों ने मुझे अकेला कर दिया, इतना अकेला कि अब किसी को अपनी बात भी नहीं कह सकती। घर में सन्नाटा छा जाता है। सास की आंखों में पहली बार नमी दिखती है और सास को अपनी गलती का एहसास होता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दे, हमने तेरे दर्द को परंपरा के पर्दे में छुपा दिया। सास उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है और फिर रोते हुए कहती है, चल अब वो लाल लहंगा पहन ले जो मैंने तेरे लिए रखा था। आज छठ पूजा में तू भी शामिल होगी अपने पूरे रंगों के साथ। मीरा मुस्कुराती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फिर मीरा और सास मिलकर प्रियंका को सजाती हैं। वो वही लाल लहंगा पहनती है, माथे पर सिंदूर नहीं पर हल्का बिंदी लगाती है और उसके चेहरे पर सालों बाद मुस्कान लौटती है। उसके बाद सब लोग गंगा घाट पर जाते हैं और सूरज को जल चढ़ाते हैं। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार दुख के नहीं, सुकून के आंसू होते हैं। सब घर वाले मिलकर छठ की पूजा पूरी करते हैं। मीरा, तूने मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए। अगर तुम इस घर में ना आती तो शायद मैं आज भी एक कमरे में कैद रह जाती। रंग कभी खत्म नहीं होते दीदी, बस किसी का इंतजार करते हैं जो उन्हें फिर से जगाए। सारे मिलकर गंगा किनारे दीपक जलाते हैं। सूर्य की किरणें पानी में झिलमिल होता है और तीनों मीरा, प्रियंका और सास
साथ खड़ी होती हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। आज मेरी छठ मैया ने मुझे मेरी सारी खुशियाँ दे दी।